हो तुम या कोई फिल्म दुनिया का एक ऐसा कलाकार जिसके फैशन सेंस के पीछे लड़कियां इतनी पागल थी कि कोर्ट ने उनको विशेष रंग के कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। कोर्ट के आदेश के कारण वो अपनी पसंदीदा ड्रेस तक नहीं पहन सकते थे। किसी जमाने में भारतीय युवाओं के बीच फैशन आइकन रहे इस कलाकार ने अपनी फिल्म में दुनिया के शौक को पूरा करने के लिए काफी मेहनत की और गरीबी में काफी दिन भी गुजारे। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म दुनिया के सबसे बेहतरीन आकर्षक अदाकार देवानंद साहब की। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देवानंद साहब के जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह मजेदार सफर। लेकिन उससे पहले यदि आप भी रखते हैं फिल्म दुनिया में इंटरेस्ट लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फिल्म दुनिया के रोमांचक सफर पर आप कहीं पीछे न छूट जाएं। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। भले ही दुनिया उन्हें देवानंद के नाम से जानती है लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद रखा था। देव साहब ने 1942 में लाहौर से हिंदी लिटरेचर में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। देव साहब अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे और पढ़ना चाहते थे लेकिन परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि उनके माता पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। अब देव साहब क्या करते तो उन्होंने काम की तलाश शुरू कर दी। उन्हें फिल्मी दुनिया हमेशा से ही आकर्षक लगती थी तो उन्होंने माया नगरी मुंबई की तरफ रुख किया। साल 1943 में देव साहब मुंबई आ गए जो समय बम्बई हुआ करता था। उस समय देव साहब 30 रुपए लेकर मुंबई आए थे लेकिन मुंबई में उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्होंने रहने के लिए रेलवे स्टेशन के पास ही एक कमरा किराए से ले लिया। उस कमरे का किराया ज्यादा था इसलिए देव साहब ने 2 और लोगों के साथ उस कमरे को शेयर किया था। जिसके साथ देवानंद साहब अपना कमरा शेयर किए थे वो दोनों भी फिल्म दुनिया में अपना करियर बनाने आए थे। धीरे धीरे देव साहब के पास पैसे खत्म होने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि फिल्मों में काम मिलना इतना आसान नहीं है। पैसे भी खत्म हो गए और मुंबई में सरवाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है तो कोई ना कोई तो नौकरी करनी पड़ेगी। देव साहब ने फिल्मी क्षेत्र में करियर बनाने के साथ ही मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी करने लगे। यहाँ उन्हें सैनिकों की चिट्ठियां पढ़नी होती थी जिसके लिए देव साहब को उस जमाने में 165 रुपए मिला करते थे। इन पैसों में से देव साहब करीब 45 रुपए वे अपने परिवार के खर्चे के लिए घर भेजने लगे थे। 1 साल तक यह नौकरी करी। उसके बाद वे भारतीय जन्नती संघ में काम करने वाले अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास आकर रहने लगे। यहाँ इन्होंने छोटे मोटे रोल के साथ ही नाटक में भी काम करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करते हुए देव साहब को प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला लेकिन बदकिस्मती से यह फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन किस्मत यहाँ पे देव साहब का साथ दी। देव साहब ने एक बड़ा ही करीबी दोस्त बना लिया था। उस दोस्त का नाम था गुरु दत्त जो उस समय की फिल्म दुनिया में एक कोरियोग्राफर के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। साल 1974 में जब देव साहब मुंबई के चर्च गेट स्टेशन से लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनकी मुलाकात लेखक और फिल्म निर्देशक शहीद लतीफ से हुई। शहीद लतीफ ने देव साहब से पूछा कि वे आजकल क्या कर रहे हैं तो देव साहब ने कहा कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं। यह सुनकर शहीद लतीफ ने उन्हें दूसरे दिन बॉम्बे टॉकीज आने के लिए कहा। जब दूसरे दिन देवानंद साहब बॉम्बे टॉकीज पहुंचे तो यहाँ पर फिल्म जिद्दी को बनाने पर चर्चा चल रही थी। यहीं पर देव साहब की मुलाकात दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार से हुई। अशोक कुमार ने देवानंद को जिद्दी फिल्म में हीरो का रोल ऑफर किया और यह फिल्म देव साहब के करियर का मिल पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की और हिट साबित हुई। इस फिल्म से लोगों ने देव साहब की एक्टिंग को देखा और सराहा भी। फिल्म के हिट साबित होने के बाद देव साहब ने खुद ही फिल्म बनाने की सोची और इन्होंने साल 1950 में नवकेतन नाम से एक स्टूडियो शुरू किया। इस स्टूडियो में पहली फिल्म अफसर बनाई गई जिसमें उस समय की जानी मानी एक्ट्रेस सुरैया को लिया गया था तो वहीं हीरो का रोल देवानंद साहब ने निभाया था। इस फिल्म के डायरेक्शन का काम देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था। जिस जोश के साथ नवकेतन स्टूडियो की शुरुआत की गई थी यह शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। देव साहब की पहली फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई लेकिन देव साहब ने हार नहीं मानी और उन्होंने दूसरी फिल्म बाजी बनाना शुरू किया। इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी इन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त गुरुदत्त साहब को दी।
यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने देवानंद साहब को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में दुनिया के सामने रखा। इसके बाद तो देव साहब ने दुश्मन, मुनीम जी, CID, पेइंग गेस्ट, काला बाजार, गैम्बलर जैसी शानदार फिल्में लेकर आए। एक तरफ देव साहब फिल्म दुनिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी प्रेम कहानी भी शुरू हो चुकी थी। जब देव साहब अफसर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब एक सीन के दौरान एक्ट्रेस सुरैया पानी में डूबने लगी, तो देव साहब ने उन्हें बचाया था। इसके बाद तो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। देव साहब ने अपनी इस प्रेम कहानी का इजहार पब्लिक के सामने भी किया था। दोनों की प्रेम कहानी शादी की बात तक पहुंच गई, लेकिन ऐन मौके पर सुरैया के दादी ने इस शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन अफसोस उनकी यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। कल्पना कार्तिक के साथ शादी टूटने के बाद देवानंद ने डायरेक्शन के क्षेत्र में कदम रखा और उन्होंने 1970 में प्रेम पुजारी फिल्म में डायरेक्शन का काम किया, लेकिन उनकी यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद देवानंद साहब ने 1971 में हरे राम हरे कृष्णा फिल्म लेकर आए, जो समय की सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। इसके बाद इन्होंने लूटमार, स्वामी दादा, अव्वल नंबर, देश प्रदेश, सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्में लेकर आए। जिस दौर में लड़कियों की जुबान पर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की खूबसूरती का जिक्र होता था, उस दौर में भी देवानंद साहब का जलवा कम नहीं था। जब देवानंद सफेद शर्ट और काला कोट पहनकर निकलते थे, तो उन्हें देखकर लड़कियां अजीब अजीब तरह की हरकतें करती थी, जिसके बाद एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने देव साहब से अपील की कि वे सफेद शर्ट पर काला कोट ना पहने। देवानंद दोस्तों बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे। वे लड़कियों को देखकर छिप जाया करते थे और यह देखकर इनके माता पिता ने उनका एडमिशन लड़कियों के स्कूल में करवा दिया, जिसके बाद देवानंद पर रोमांस का भूत सवार हो गया। इस वजह से एक बार फिर से उनके पिता ने अपने बेटी के रोमांटिक आदतों से परेशान हो गए। दोस्तों देवानंद साहब की काफी प्रेम कहानियां रही। उनकी प्रेम कहानी जीनत अमान से भी रही, लेकिन देव साहब के प्यार को कभी मंजिल ना मिल सकी। अब वो किस्सा बताता हूँ जिसमें इंदिरा गांधी से देवानंद साहब नाराज हो गए थे। जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, तो देव साहब इंदिरा गांधी से नाराज हो गए। कांग्रेस के कार्यक्रम में देव साहब को बुलाया गया, जिसमें इंदिरा गांधी भी मौजूद थी, लेकिन अपनी नाराजगी के वजह से देवानंद साहब इस कार्यक्रम में नहीं गए, जिसके बाद देवानंद की फिल्मों और गानों का प्रसारण दूरदर्शन और विविध भारती पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बाद में देव साहब ने तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की और कहा कि क्या लोकतंत्र में उनको उनके हिसाब से रहने और बोलने का अधिकार नहीं है। इस विरोध का असर ये हुआ कि जब देवानंद मुंबई वापस लौटे, तो उनकी फिल्में और गानों का प्रसारण शुरू हो चुका था। बाद में देवानंद साहब ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई, लेकिन इस पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और पार्टी को खत्म करना पड़ा। इसके बाद वे फिर से अपनी फिल्में दुनिया में लौट आए। देव साहब 88 साल की उम्र तक फिल्मों में बतौर एक्टर काम करते रहे। 4 दिसंबर 2011 को देवानंद साहब ने लंदन में आखिरी सांस ली। भले ही देव साहब आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वे हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आपको देवानंद साहब की ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।